साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। जैसे कि आप सबको पता है, जनवरी का महीना अपने आखिरी पड़ाव पे है और बैंकों की भाषा में इसे JFM जनवरी फरवरी मार्च क्लोजिंग कहते हैं। हमने इसका नाम दिया है जाल में फंसाकर मारना। अभी जैसे आजकल एक न्यूज वायरल हो रही है, कोई छत्तीसगढ़ में था, आत्महत्या कर लिया कर्ज के दलदल में फंसने की वजह से, और उसका कसूर इतना था कि वो एक गरीब मां का बेटा था। बाद में प्रशासन ने जो उसने सुसाइड लेटर लिखा था, सुसाइड पत्र लिखा था, उसके जरिए पे कार्रवाई करते रहे, लेकिन अब वह जाने वाला नौजवान तो वापस आकर के नहीं रह सकता, न ही परिवार को अपने इस दलदल से निकाल सकता। खैर, जो भी है, दुखद घटना है, इसका मुझे अफसोस भी है। तो आज जिक्र करते हैं, आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से पैसे का खेल है और कैसे खेला जाता है, जिससे भारत की आम जनता को गुमराह किया जाता है और उन गुमराह जनता से किस तरीके से लूट किया जाता है। साथियों, सबसे पहले तो आपको बताएं कि धन, मैंने हमेशा आपको यह बताया है, जो भी है वह जमीन से पैदा होता है। यानी किसान खेत से ही धन का उत्पादन करता है और उस उत्पादन के ऊपर सरकार की नजर होती है। अब कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि किसान जो खेती करता है वो मंडी में ले जाकर के बेच देता है, उसको सरकार को क्या पता। तो भाइयों, आपको समझने की आवश्यकता है कि आपके गांव में, खेत खलिहानों में आप देखते हैं कि सरकार ने जो पैनल बनाया है, उस पैनल के जरिए आपके घर की हर एक रिपोर्ट पल पल उनके पास जाती रहती है। कैसे जाती है इसका भी आपको जिक्र करके बता रहा हूं। जैसे पटवारी की ड्यूटी होती है, पटवारी क्या करता है कि आपके गांव में आता है और खेत खलिहान का सर्वे के नाम पे लेके जाता है, कितने में आपने कितने एकड़ में कनक बीजा है, गेहूं बीजा है, कितने में क्या बीजा है, सारी चीजें वो लिख करके लेके जाता है और पैदावार के हिसाब से वो बना करके एक रिपोर्ट बना करके अपने उच्च अधिकारी को देता है। ऐसे घूमते घूमते वो रिपोर्ट DM के पास जाती है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे DM कहते हैं, कुछ जगह उपायुक्त कहते हैं। तो जब कलेक्टर के पास जाता है तो कलेक्टर अपने आगे उसको सबमिट करता है, जैसे कमिश्नर, ऐसे आगे से आगे से आगे ये चला जाता है और उसी के आधार पे आपके यहाँ की जो होती है DGP, वो किया जाता है। अब बात करते हैं कि आम जनता से कैसे रुपए के नाम पे लूट हो रही है, कर्ज के दलदल में कैसे फंसा करके लोगों को मारा जा रहा है। इसके लिए आपको समझने की आवश्यकता है और मैं आपको प्रमाण के साथ अभी बता रहा हूं। अब आपको मैं दिखा रहा हूं, ये भारत सरकार का 1 रुपए, इसके ऊपर आप जूम करके भी देख लेना। इसके ऊपर 1 रुपए, 1 रुपया लिखा गया है और अंग्रेजी में 1 रुपीज लिखा गया है। इसके एकदम ऊपर देखेंगे तो लिखा है भारत और नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब आपको मैं 2 रुपए का नोट दिखा रहा हूं। इस नोट को आप देखिए, ये 2 रुपए का नोट है और इस 2 रुपए के नोट पे आप देखेंगे तो लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिंदी में लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसके ऊपर एक वचन लिखा हुआ है,
मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी ये एक वचन है और ये 1 रुपया है। अब दोनों में फर्क क्या है, इसे समझिए। इसमें भारत लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यानी ये भारत सरकार ने इसको जारी किया है और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस पे रिजर्व बैंक लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा, इसके अंदर कोई प्रॉमिस नहीं है कि मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और इसमें लिखा है मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यानी ये तो रुपया है, लेकिन यह एक वचन पत्र है। अब इसके आगे भी आपको दिखाता हूं। ये है 5 रुपया, ये 5 रुपए का नोट है और दोनों तरफ से आप देख ले, इस पे लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑन डिमांड। शब्दों को ध्यान देना, लिखा है आई प्रॉमिस टू द बेरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज एट इशू ऑफ एट यूज ऑफ एनी ऑफिस इशू। यानी यह नोट यह कह रहा है कि मांग किए जाने पर किसी भी कार्यालय से, कार्यालय मतलब बैंक से 5 रुपए आपको भुगतान किया जाएगा। और वर्तमान में जो नोट चल रहा है वह आपको दिखाना चाहूंगा, वो ये नोट है। इस पर देखेंगे तो इस नोट पे लिखा है आई प्रॉमिस टू द बेरर 5 रुपीज। आई प्रॉमिस टू बेरर 5 रुपीज, यानी ये वादा, हम इस पे वादा कर रहे हैं कि 5 रुपए आपको मिलेगा। कहां मिलेगा कोई पता नहीं। दूसरा, हिंदी में लिखा है मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब खेल इस दोनों नोट में, इस दोनों नोट में क्या खेल है, इस चीज को समझिए। यह तो कह रहा है कि मैं मांगे जाने पर हमारे किसी ऑफिस से आप 5 रुपए भुगतान ले सकते हैं। यह कह रहा है कि मैं धारक को 5 रुपए अदा करूंगा, लेकिन कहां अदा करेगा, कौन से डिपार्टमेंट इसका भुगतान करेगा, कौन सा कार्यालय भुगतान करेगा, कुछ नहीं। और इस पे लिखा गया है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट नामक चिड़िया से इसकी गारंटी दिला दिया, जिसका कोई कहीं मैंने आज तक कार्यालय नहीं देखा, न किसी अधिकारी को देखा कि कोई अधिकारी है जो द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिस में काम करता है। और अब आपको बताता हूं कि रुपया जो अभी आपको मैंने दिखाया 1 रुपया, अब इस रुपए का, ये तो कागज का रुपया है, यानी जो भारत का रुपया है वो रुपया है क्या चीज, इसको, इस नोट को कहते हैं पेपर करेंसी, कागजी मुद्रा। ध्यान रखना, इसको कहते हैं कागजी मुद्रा। लेकिन सवाल वही है कि रुपया क्या है। अब मैं आपको रुपया दिखाता हूं। यह 1 रुपए का, यही है आपका असली रुपया। और यह रुपया चांदी का सिक्का है। इस सिक्के पे लिखा है 1 रुपीज इंडिया, आप पढ़ सकते हैं। किंग जॉर्ज पंचम का इसके ऊपर तस्वीर अंकित है। दूसरा, यह 1938 का सिक्का है। तीसरा, इसका वजन 11.664 मिलीग्राम चांदी है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मैंने इसको सोनार की दुकान पे वेट करा के देखा, चेक किया। इसका वजन परफेक्ट जितना मैं बता रहा हूं इतना ही है, और इतना ही वजन इसका कोयनी जट में भी लिखा गया है। अब यह रुपया और यह रुपये में लूट क्या है, यह भी समझिए।
इस रुपए को अगर आप लेके जाते हैं तो इस रुपए में आपको एक टॉफी मिलती है। क्या मिलती है? केवल एक टॉफी मिलती है। और इस रुपए को अगर आप मार्केट में लेके जाते हैं, बाजार में लेके जाते हैं, तो मैंने जिस सोनार से बात किया, जो इसका वजन चेक कराया था, उस सोनार ने इसकी कीमत 1200 रुपए बताया। यानी इस रुपए में एक टॉफी चॉकलेट और इस रुपए में 1200 ऐसे नोट देने को तैयार है। अब यानी ये रुपए जारी करके सरकार ने आपसे 1199 रुपए खा गया और आपके गांखों पे चश्मा लगा दिया कि ये 1 रुपया है। और मजे की बात और आपको बताता हूं, आपको इस सिक्के के जैसे ये भी सिक्का है, ये 1944 का है और इसमें 50% चांदी है, 50% और मेटल है और धातु है, तांबा है या जो भी है, स्टील है, जो भी है, लेकिन इसमें 50% चांदी है। इस चांदी को, इस सिक्के को मैंने, वजन बराबर है, इसका वजन और इसका वजन, दोनों का वजन बराबर है। इस सिक्के की जब मैंने बात किया तो सोनार ने इस सिक्के का रेट मुझे 700 रुपए बताया, 768 768 रुपीज बताया। अगर मैं इस सिक्के को, क्योंकि ये सिक्का 1938 का है और ये 1942 का है, 1944 का, इस सिक्के को इस नोट से कंपेयर करो तो 700 गुना लूट हो गई आपके साथ में। कैसे हो गई? यह 768 का है, 768 रुपए का आज का मतलब मैंने कल इसका वजन करवा के रेट लगवाया। अब 768 में आपको एक ये कागज का नोट मिल गया, यानी 767 रुपए, 767 रुपए आपके साथ लूट हो गई। यहां तक तो गरीमत है। अब ये 15 रुपए अगर हम देते हैं, इस 15 रुपए में लगभग 175 ग्राम चांदी होता है और उस 15 रुपए यानी 175 रुपए की चांदी में आपको ये सोने की मोहर है, इसको भी आप देख लीजिए, ये सोने की मोहर है। इसका भी वजन 11.664 मिलीग्राम। और जब ये हम 15 सिक्के देते हैं तो हमें ये मिलता है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक का लोगो लगा हुआ है और सन भी इसके ऊपर है। सन है 1945 यानी, और इसके ऊपर भी लिखा है वन मोहर, हिंदी में, उसके नीचे उर्दू में लिखा है वन मोहर। इसका भी वजन 11.664 मिलीग्राम है। इस सिक्के का और इस सिक्के का दोनों का वजन सेम है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इस सिक्के को मैं कल मार्केट में रेट लगवाया तो इस सिक्के का सोनार ने गोल्ड के रेट से जो रेट लगा करके बताया मुझे, उसने बताया इसका लगभग 95,000 यानी 5,000 रुपए कम, 1 लाख। लेकिन उसने एक चीज और कहा कि अगर आप इस चीज को बेचेंगे, सोनार की जगह पे अगर आप इसको अलग वे में बेचेंगे, जैसे मार्केट में बिकते हैं आजकल सिक्के, तो बोला इसकी कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए होगी। आपको समझना यही, यानी अगर आपको 1 रुपए में लगभग 750 रुपए का चूना लग रहा है तो आप कर्जदार कैसे हो गए? गवर्नमेंट के लॉलीपॉप से। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि इस दोनों में कौन सा असली मुद्रा है, यानी कौन सा असली रुपया है, तो सरकार जवाब नहीं दे रही है।
आपके पास अगर ज्ञान है तो बताइए इसमें कौन सा असली रुपया है। क्यों? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको असली मान लेता हूं तो इस रुपए में तो एक टॉफी आती है, और अगर मैं इसको असली मान लूं तो इसमें लगभग परचेसिंग पावर जो है 750 की है आज के मार्केट में, और इसमें 0 है। और अगर मैं दोनों को असली मान लूं कि भाई ये भी सही है, भारत का है, ये भी सही है, तो लेन देन किस में करूं? बड़ा ही संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों पैदा हो जाती है? क्योंकि अगर इससे मैं लेन देन करता हूं तो 1 रुपए की चाय भी नहीं आती, और अगर इससे मैं लेन देन करता हूं तो मेरे घर का कम से कम 10 दिन का राशन आता है। अब बताइए आप लोग कि आपसे कितना लूट किया इस निकम्मे लोगों ने। दूसरा सवाल मेरा, अगर ये दोनों नोट को मैं कंपेयर करूं, 2 और 5 का जो वचन पत्र है, बैंक नोट, और इसमें कहूं इसमें कौन सा असली रुपए है, तो भाई अगर मैं इसको भी असली मानूं, इसको भी असली मानूं, और दोनों को असली मान लिया, तो इन दोनों नोटों का भुगतान कौन करेगा? और भुगतान होगा तो किस धातु में होगा, किस वैल्यूएशन के हिसाब से होगा, किस स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, किस पैमाने के हिसाब से होगा, और कौन से कार्यालय में होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से कार्यालय में होगा, इसका कोई जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं। अगर मैं इन दोनों 5 की नोट को लेकर के सामने रखता हूं कि भाई ये भी 5 का नोट है और ये भी 5 का नोट है, और दोनों वैध मुद्रा है आज, तो इस दोनों में कौन सा लीगल है, कौन सा अनलीगल है, इसका भी जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें कुछ और लिखा है, इसमें कुछ और लिखा है, या कुछ और दर्शाता है, या कुछ और दर्शाता है। इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पे इसका भुगतान हो सके। इसका जो कार्यालय का जिक्र किया गया है, वहां अगर इस नोट को लेके जाओगे तो वो सिर्फ इसको जमा कर रहे हैं बैंक में। मैंने प्रैक्टिकल किया जाकर के बैंक में कि ये नोट मेरे पास है, ये सारे नोट मैं लेके गया था। आपको बताऊं कि मैंने ये सारे नोट लेके गया था, और बैंक के सामने मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मेरे जब दादाजी आज के 4-5 साल पहले एक्सपायर हुए थे, तो उनके पास ये संग्रहित रुपए और ये सिक्के पड़े थे, और मैं इसको अगर बैंक में जमा करूं तो क्या यह चलनशील मुद्रा है? तो मैनेजर ने कहा कि बिल्कुल चलनशील मुद्रा है, और कितना है आपके पास? मैंने कहा जी ये नोट ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं मेरे पास, और ये सिक्के जो है मेरे पास, ये 15-20 सिक्के होंगे। मैनेजर भला आदमी था, उसने मेरे को बोला इन सिक्कों को अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो हम इसको कंसीडर 1 रुपए में ही करेंगे। ये नोट तो आपको पता ही है कि 1 रुपए है, ये तो कोई बात नहीं, आप जमा करो या रख लो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर इस सिक्के को आप जमा करोगे तो ये हम 1 रुपए में ही कंसीडर करेंगे। मैंने कहा साहब इसका कुछ और कर लो। कहते नहीं, हम जो इस पे लिखा गया है वही हम इस पे कंसीडर करेंगे। जब मैंने इस मोहर की बात की तो उन्होंने ये बताया कि पहले तो हंसे, बाद में मुझे ये बोला कि मिश्रा जी आप इस मोहर को बैंक में ना जमा कराएं, ये आप बाहर ही रखे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा घाटा होगा। मैं कहा ठीक है जी। न उन्होंने ये कहा मुझे कि इसको मैं जमा कर लूंगा, न उन्होंने ये कहा कि ये चलन में नहीं है। इतना जरूर कहा कि इसको आप बाहर अगर करेंगे तो ठीक। अब मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है कि क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि हम सवाल नहीं पूछ सकते? क्या हम इतने गिरे हुए हैं अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते?
क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि बैंक और रिकवरी एजेंट के गीदड़ धमकियों से हम डर करके आत्महत्या कर ले? नहीं मेरे दोस्तों, आपको जागना होगा। आप ये सवाल रखिए बैंक से कि भाई इसके ऊपर जो आपने लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, इसका भुगतान कौन देगा? किस कार्यालय में होगा? कौन ऑफिसर बैठा हुआ? क्योंकि ये आपका दायित्व बनता है कि आपने मुझे जो दिया है इसका प्रतिफल क्या है, इसका पैमाना क्या है, बदले में हमें भुगतान में क्या मिलेगा? आप सवाल तो करिए मेरे दोस्तों। और दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन रेस करते हैं बैंक से, अपने सवाल, जायज सवाल रखते हैं, तो बैंक का दायित्व बनता है कि आपका जवाब दे, क्योंकि आप एक उपभोक्ता हैं। और जब तक बैंक आपको सेटिस्फाइड नहीं करता, ये आरबीआई की भी गाइडलाइन है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि अगर कोई कर्जदार सवाल कर रहा है तो उसके ऊपर तब तक बैंक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक उसके सवाल का सोल्यूशन न कर दिया जाए, हल न कर दिया जाए। और अगर बैंक आपको जवाब देने में आनाकानी कर रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो ऑप्शन है, थाने से आप शुरू कीजिए, कोर्ट तक चलिए। हक लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ना आपसे हर किसी के बस की बात नहीं। आप लड़िए, अपना हक मांगिए। और मेरा जो मानना है वो ये कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई सा भी लोन लिया है, कितने बड़े से बड़ा लोन लिया है, अगर उस व्यक्ति ने 1, 2, 3 ईएमआई भर दी, तो बैंक के पास वो अधिकार ही नहीं है कि वो आपसे पैसे मांग ले। क्यों? क्योंकि जिस लूट के साथ में आपको बैंक ने उलझा करके ये कागजी मुद्रा आपको दिया है, इसका कोई पैमाना है ही नहीं। और अगर इसका कोई पैमाना है तो पैमाना बैंक आपको बताए। क्योंकि अगर आपको ये कहा जाए कि आप 1 मीटर कपड़ा लेके आए, तो आप उस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर जब तक वो नाप के नहीं देगा तब तक आपका वो मीटर पूरा नहीं होगा। अगर उसमें से 1 सेंटीमीटर भी कम हो गया तो वो सेंटीमीटर में कहलाएगा, न कि मीटर में कहलाएगा। अगर आपको ये कह दें कि आप 1 किलो शक्कर लेके आए, चीनी लेके आए, तो जब तक 1000 ग्राम आपको नहीं तौल के देगा तब तक वह 1 किलो नहीं कहलाएगा। आपको कह दें कि 1 फुट का कोई सामान लेके आए, तो जब तक वो 1 फुट नहीं कहलाएगा जब तक वो 12 इंच का नहीं होगा। ठीक ऐसे ही जो प्राकृतिक व्यवस्था है, उस प्राकृतिक व्यवस्था में हर एक चीज का पैमाना दिया हुआ है। हम उस पैमाने को अगर समझ जाए तो हमारे आपकी ये समस्या खत्म हो सकती है। दोस्तों, मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि आप लोन ना भरें। मेरा सिर्फ ये कहने का एक ही मकसद है कि आप जागरूक बने ताकि आपका शोषण ना हो। ध्यान रखें, जब आपका शोषण रुकेगा तभी आपका विकास होगा। आप सरकारों के अधीन रहेंगे तो सरकार आपका सिर्फ शोषण करती है, सरकार आपका विकास नहीं करती। सरकार केवल और केवल आपका शोषण करने का तरीका, हर दिन एक नया नया तरीका आजमाती है और उस तरीके से आप शोषण का शिकार हो जाते हैं। मैंने जहां तक देखा, सरकार की जो शोषण करने की नीतियां हैं, जो तरीका है, उसमें 2 चीजें कॉमन मिलती। पहला, आपको लालच देना
इतना अधिक आपको लालच दे दिया जाएगा कि आप न चाहते हुए भी उस लालच में फंस जाएंगे। दूसरा, आपके परिवार में आपका विक्षोभ करना, विघटन करना, विवाद पैदा करना, और वो कैसे होता है? लालच से। कोई न कोई इस तरीके से लालच दिया जाएगा कि आप अपने परिवार से अलग हो जाएंगे। अंग्रेजों की बनाई नीति थी, बांटो और राज करो। वह नीति आज भी बदस्तूर जारी है। हमें आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है, और आप दो चीज करें। आप अपने इलाके के एमपी, एमएलए, सांसद, उनके पास एक नोट की फोटोकॉपी लगा करके एक चिट्ठी लिखे कि हमें इस रुपए का भुगतान कराया जाए, इसके ऊपर लिखे गए वचन खंड के अनुसार। देखिए आपका सवाल कौन सा सांसद, कौन सा एमपी, कौन सा एमएलए हल करता है? कोई नहीं करेगा। अगर आपको ये है भ्रम है तो आप आजमा के देख लो। हमने सारे पैंतरे कर लिए। तो मेरे दोस्तों, हमें एकत्रित होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। 1847-57 को याद करो। उस दौर को भारत बहुत जल्द दोहराने वाला है। यह बात दिगर है, उस लड़ाई में आप होते हो या नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य होगा। यह मेरा विश्वास है। और इसी के साथ आप सभी से जय हिंद, वंदे मातरम।